लगता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या जो समान नागरिक संहिता की बात है कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक है मुसलमानों के एज ए मुस्लिम मैं उसको बात करूं। पूरी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है हमारे यहाँ, और वो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में ही इस तरीके का हाइप क्रिएट किया जाता रहा है। वरना इस लॉ से या इस तरीके के जो प्रोग्रेसिव लॉज बनते हैं उससे किसी तरीके खतरे की बात नहीं होनी चाहिए। हम सिविल लॉ को दूसरे लॉ को तो मान रहे हैं ना, फौजदारी कानून दूसरे तरह के कानून को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, वहां पर तो हम शरीयत लॉ को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें क्या मुश्किल हो सकती है? अगर प्रॉपर्टी में आप राइट देंगे लड़कियों को तो वो पावर डायनेमिक्स जो होगा वो इक्वल होगा। जब पावर डायनेमिक्स घर का इक्वल होगा तो पैट्रियार्की अपने आप खत्म हो जाएगी। वहां हम क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करते हैं। हमने मजहब को इस तरीके से इंटरप्रेट किया कि हम खुद कहाँ कंफर्टेबल हैं, कहाँ पर हम पैट्रियार्की को मतलब एक तरह से जो पितृसत्ता है उसको चला सकते हैं। उस तरीके से हमने धर्म को अपने सुविधा के हिसाब से बदला या उसको किया। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा अभी फिलहाल बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि यूसीसी जो है 2024 चुनाव से पहले इसे लागू किया जा सकता है। हालांकि ये मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन इसके लागूकरण को लेकर के फिलहाल ये मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि यूसीसी के लागू हो जाने से जो धार्मिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप होगा। और खास करके मुसलमानों की जब बात की जा रही है तो यह कहा जा रहा है कि उनके जो एक रिलीजियस आइडेंटिटी है वो खतरे में पड़ गई है यूसीसी की वजह से, और इस के माहौल बनाया जा रहा है। तो क्या वाकई में यूसीसी में इस तरीके के प्रावधान हैं? क्या वाकई यूसीसी के लागू हो जाने से किसी के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप होगा? ऐसे तमाम सवाल हैं और इसके जवाब हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर फिरदौस अजमत सिद्दीकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से मैंने कहा कि यूसीसी का मुद्दा फिलहाल बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, तो आप इस पूरे यूसीसी को कैसे देखती हैं और क्या ये मानती हैं आप कि यूसीसी जो है वो संभव हो पाएगा? ये बात आपने न्यास बिल्कुल सही कही कि यूसीसी का मुद्दा कोई नया नहीं है, ये काफी पुराना है और ये आजादी के वक्त से ही है। इनफैक्ट आजादी के वक्त के क्या, मैं तो इसको कहूंगी कि औपनिवेशिक भारत से ही ये मुद्दा रहा है। वॉरेन हेस्टिंग के वक्त से ही, जब ये पहली बार कानून बनाने की बात चल रही थी कि कानून किस तरीके का होगा, हिंदू कानून होगा, मुस्लिम कानून होगा या वो कानून होगा जो ब्रिटेन में कानून होगा। और उस वक्त जो मेजॉरिटी थी वो इसी पक्ष में थी कि जो, क्योंकि ये एक तरह से जो उनका पूरा ये था कि बैकवर्ड लोग हैं, इनके पास कोई कानून नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, तो इंग्लिश कानून इनके लिए बेहतर होगा। लेकिन उस वक्त के जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग थे उन्होंने इसको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, इंडिया में ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड कानून व्यवस्था चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है, और उसमें किसी तरीके का हस्तक्षेप करना मतलब खतरनाक होगा। थियोक्रेटिक मॉडल उन्होंने बताया कि यहाँ पर अपने अपने जो दो समुदाय रह रहे हैं उनके अपने स्टैब्लिश कानून व्यवस्था है, तो उसको इंटरफेयर करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल होगा। ब्रिटानी कानून जो होगा बहुत टेक्निकल होगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा, और हमारे लिए भी इन लोग इस इतने बड़े मुल्क को समझना इतना आसान काम नहीं। और उस वक्त भी वही आर्ग्यूमेंट दिया गया था कि यहाँ की जो वेरिएशन है, जो मतलब कि क्योंकि हिंदुस्तान मतलब एक ढेर कलरफुल जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे फूल हैं, और उनको एक यूनिफॉर्मिटी में लाना उस वक्त भी बहुत मुश्किल था। और आज भी वही आर्गुमेंट दिया जाता है कि क्या ये होना पॉसिबल है। तो वॉरेन हेस्टिंग इसके बिल्कुल खिलाफ थे और उन्होंने हिंदू कानून और मुस्लिम कानून की वकालत की, और वो उस वक्त से पर्सनल लॉ की एक पूरी डिबेट थी। हिंदू और मुस्लिम को आइडेंटिटी को दो एक रिलीजियस दो चश्मे से देखने का वो हुआ, और वो आइडेंटिटी फिक्स हो गई 1857 के बाद। वो आइडेंटिटी फिक्स हो गई और मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी का आया कॉन्सेप्ट पूरा आया। हिंदू सिविल कोड बना, हिंदू कोड बना, मुस्लिम मॉडर्न कोड बना 1861 में बना, और वो तब से हम 100 साल से ऊपर 150 साल तकरीबन हो गए, और आज भी उसी बहस में। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आज भी हम उसी बहस में पड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड या जो समान नागरिक संहिता की बात है कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक है मुसलमानों के एज ए मुस्लिम मैं उसको बात करूं, क्योंकि समान नागरिक संहिता है क्या? जो
समय समय पर जो प्रश्न लगाया जाता रहा है, खासतौर से मुस्लिम समुदाय के ऊपर, कि इनटॉलरेंट हैं और ये किसी तरीके का रिलीजियस इंटरफेरेंस नहीं बर्दाश्त करते, तो हमें नहीं लगता कि मुस्लिम इससे बिल्कुल प्रभावित होने वाला है। क्योंकि जो कानून बनेगा, जिस आप जेंडर फ्रेंडली कानून की बात करते हैं, विमेन फ्रेंडली कानून की बात करते हैं, वो ऑलरेडी मुसलमानों को तकरीबन 1000 साल पहले मिल चुका है, मुसलमान औरतों की बात करें। क्योंकि जब मुस्लिम पर्सनल लॉ को इम्प्लीमेंट करने की 1937 में बात हुई थी, 1930s ऑनवर्ड की अगर हम बात करें, तो उस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ को इम्प्लीमेंट करने का जो आर्गुमेंट दिया गया था यही कि दूसरे समुदाय की औरतों के पास तो अधिकार ही नहीं, अधिकार तो छोड़िए, उनको एक लीगल एंटिटी, एक वैधानिक जो व्यक्ति के तौर पर ही उनकी कबूलियत नहीं है। चाहे वो आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री की औरतों को उठा लीजिए तारीखी तौर पर, तो उनको एक समान नागरिक के अधिकार नहीं मिले हुए थे। कम से कम मुस्लिम औरत को एक लीगल एंटिटी के फॉर्म में एक्नॉलेजमेंट है, और पर्सनल लॉ को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, शरीयत लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो तमाम अधिकार मुस्लिम औरतों को खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो आर्ग्यूमेंट उस वक्त दिया गया था, और जो कि बहुत तार्किक भी था, सही भी था उस वक्त के हिसाब से, क्योंकि न हिंदू वीमेन के पास उस तरीके के अधिकार थे, चाहे प्रॉपर्टी की राइट लीजिए या मैरिज में इक्वालिटी की बात करिए, ये क्रिश्चियन वीमेन, ये दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी की औरतों की बात करिए। लेकिन एक पॉलिटिक्स उस वक्त भी हुई और आज भी होती है, आज भी बहुत ओवरलुक किया जाता रहा कि पर्सनल लॉ को इम्प्लीमेंट करते वक्त जो सबसे पॉजिटिव एंगल था मुस्लिम वीमेन को मिलने का, प्रॉपर्टी में राइट्स को, तो प्रॉपर्टी में राइट्स को ऑप्शनल छोड़ दिया गया। यानी कि उस वक्त भी बहस का मुद्दा शादी और तलाक में अटका था, और आज भी हम वहीं पर हैं। तो ये समान नागरिक संहिता की अगर बात आएगी, तो बात यही होती है ना कि औरतों को शादी में अधिकार होना चाहिए, तलाक का अधिकार होना चाहिए। तो ये कौन है भाई? ये मुस्लिम लॉ ही तो है जो शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में एक्नॉलेज करता है। शादी को जन्म जन्मांतर का बंधन नहीं कहता। दुनिया के तमाम रिलीजन में शादी जन्म जन्मांतर का बंधन है। मेजॉरिटी कम्युनिटी का 7 बर्थ का है रिलेशनशिप। दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी में जाएंगे, क्रिश्चियन लॉ में, जो राष्ट्रीय में, दूसरी में तो 1 बर्थ की, क्योंकि वहां रीबर्थ का कॉन्सेप्ट नहीं है। बट ये सिर्फ मुस्लिम लॉ में ही है कि शादी को एक एग्रीमेंट के तौर पर एक्नॉलेजमेंट हुई। और तमाम दुनिया की जो डेवलप्ड कंट्री है, जितने प्रोग्रेसिव लॉ है, शादी को अब एग्रीमेंट के फॉर्म में मान रहे हैं। यानी कि उन्होंने अपने रिलीजन को छोड़कर एक इस्लामिक लॉ ही तो है एक तरह से। लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये सब कुछ होने के बावजूद मुसलमान क्यों डरा हुआ है? आप देख रहे हैं कैसा एक माहौल क्रिएट किया गया है कि अगर ये कानून आ जाता है तो मुसलमानों के जो पर्सनल लॉ होंगे उसमें हस्तक्षेप होगा, उनके शरीयत में हस्तक्षेप होगा। तो क्या आपको इस तरह से जो डराया जा रहा है, जो माहौल बनाया जा रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमें तो यही लगता है ना कि जो पूरी आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है हमारे यहाँ, और वो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स में ही इस तरीके का हाइप क्रिएट किया जाता रहा है। वरना इस लॉ से या इस तरीके के जो प्रोग्रेसिव लॉज बनते हैं उससे किसी तरीके खतरे की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तमाम जो औरतों को तलाक का अधिकार दिया गया है, या शादी में इक्वालिटी का राइट दिया जाता है, या प्रॉपर्टी में शेयर की बात की जाती है, तो मुसलमान औरतों को तो मिले हुए हैं ना। बल्कि ये होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम मुस्लिम कम्युनिटी को बिल्कुल नहीं होगी इससे। ये ऑलरेडी शरीयत लॉ का ही रीइंटरप्रिटेशन एक तरह से थोड़ा रिफॉर्म फॉर्म में हो जाएगा। जो कुछ जो कमियां हर चीजों में रह जाती है, हर रिलीजन में कमी है, औरत का थोड़ा सा स्टेटस मर्द से कम उतर होता है, तो जाहिर सी बात है मुस्लिम कम्युनिटी भी उससे अछूती नहीं, तो थोड़ा रिफॉर्म फॉर्म में लॉ की शायद ये बात होगी। बट मुस्लिम, हाँ ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को इससे कुछ ज्यादा ही मतलब एक तरह से खतरा, जैसे कि जब मैं एक बार ऐसी पर यूसीसी पर काम कर रही थी, तो कुछ लोगों से मेरी बातचीत थी, तो उन लोगों ने कहा कि ऑलरेडी मोर देन 80% मुसलमानों का एसिमिलेशन हो चुका है, तो शरीयत लॉ के नाम पे हमारी आइडेंटिटी मेंटेन है, ये बनी रहनी चाहिए। तो सिर्फ हम आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए हमेशा क्वेश्चन में रहे, ये हमें थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल लगता है। हमें लगता है कि ठीक है, जो भी चीज है, जो लाइक हम सिविल लॉ को, दूसरे लॉ को तो मान रहे हैं ना, फौजदारी कानून, दूसरे तरह के कानून को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं? वहां पर तो हम शरीयत लॉ को नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें क्या मुश्किल हो सकती है? मुश्किल तब होगी
जब ये मतलब कि आपको ये कहा जाए कि आपको निकाह से नहीं शादी करनी है, कल की डेट से अब आप निकाह से शादी नहीं करेंगे, फेरे लगाने हैं या दूसरे तरीके की कोई आप उस रिलीजन में जिसको हम कहते हैं कि वाकई हमारे पर्सनल लॉ में अटैक होगा, तब वो मुश्किल होगी। लेकिन अगर शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में, एक एग्रीमेंट के फॉर्म में बात हो रही है और ये दूसरी तरीके की राइट्स की बात हो रही है, प्रॉपर्टी में राइट जो बहुत बड़ी बात है, जो सबसे ज्यादा ओवरलुक मसला है, मुसलमान औरतों को एज ए डॉटर, एज ए वाइफ, एज ए विडो हर तरीके से राइट्स मिले हुए, लेकिन मेजॉरिटी कम्युनिटी में जाइए तो वहां पर ये प्रॉब्लम है, अभी भी प्रॉब्लम है, बावजूद इसके कि 70 साल हो गए तकरीबन हिंदू कोड बिल को पर बहस हुए, हिंदू कोड बिल को पास हुए, हिंदू सक्सेशन एक्ट को आए, और वहां स्टेट लॉ के नाम पर हम औरतों को ये संपत्ति में अधिकार से वंचित कर देते हैं। तो पहले तो दूसरी बात ये बहुत बड़ी है कि जो यूसीसी की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है, इसका फ्रेमवर्क क्या होगा? ये एक फ्रेमवर्क, एक ड्राफ्ट आना चाहिए, पब्लिक डोमेन पर आना चाहिए, और मैं इससे बिल्कुल श्योर हूं कि ये बिल्कुल एंटी मुस्लिम नहीं होगा। हाँ, वही, क्योंकि सवाल अगर हमारे हम एज ए मुस्लिम मानते हैं कि तमाम औरतों के तमाम अधिकारों को सुरक्षित किया गया इस्लाम में, तो वही अधिकारों को सुरक्षित करने की बात हो रही है, तो उसके बियॉन्ड आप क्या लाने वाले हैं? बहुत सी चीजें ऐसी हैं मैम, जैसे कि हम देख रहे हैं बार बार ये चीजें देखी जा रही हैं कि हमेशा यूसीसी के नाम पे सिर्फ मुसलमान को ही प्रॉब्लम है, या फिर नहीं भी है तो ये उनको बार बार ये चीज एक तरीके से प्रोवोक किया जा रहा है कि ये मतलब एक कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि राजनीतिक पैतरा, कि आपको आपके जो पर्सनल आइडेंटिटी हैं, जो रिलीजियस आइडेंटिटी हैं, वो खतरे में आ जाएंगे, जबकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिससे जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो प्रताड़ित हुई हैं। और अगर यूसीसी आता है, आपने जैसा कि ये कहा कि अगर यूसीसी आने से अगर आपको ये कहा जाए कि भाई आपको निकाह की जगह पे आपको फेरे लेने पड़ेंगे, तब वहां पे प्रॉब्लमेटिक है। आपको ये कह दिया जाए कि आप जो है हिंदू रीति रिवाज से ही ये सारी चीजें एक फ्रेमवर्क बना करके दे दिया जाए कि उस वैसा करेंगे तब आकर के प्रॉब्लम है। लेकिन जब आपके मजहब में कुछ चीजें हैं जिसको संशोधित करके उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संशोधित वर्ड से भी थोड़ा सा वो लाइक बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ। हमें ये लगता है कि उसके बियॉन्ड भी कोई संशोधन की गुंजाइश है, क्योंकि जब दुनिया के तमाम कानून में इस्लामिक लॉ को ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में लिया गया है। हमने कहा नहीं कि क्रिश्चियन लॉ है, जोरास्ट्रियन लॉ है या हिंदू लॉ रहा है, सब में शादी जो है एक जो होता है परमानेंट, एक सैक्रेड बॉन्ड की तरह था। इस्लाम एक ऐसा था कि जो शादी के एक कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में लेकर, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो वो मतलब पूरा कॉन्सेप्ट था उसको लिया ना, दूसरे रिलीजन ने लिया, तो ये इसी के इर्द गिर्द ही तो होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो सैक्रेड बॉन्ड फिर से बनाने जा रहा है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये, एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा मैं, कि जैसा कि ये कहा जाए कि सिर्फ जब शादी ब्याह, तलाक, संपत्ति, गोद लेने का जो एक तरीका है, इन सब चीजों में मुस्लिम पर्सनल लॉ आगे आती है कि नहीं, ये अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई भी बदलाव किया गया तो ये हमारे मजहबी आइडेंटिफिकेशन पे अटैक है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीजें ऐसी हैं मुस्लिम समाज में, बहुत सी ऐसी कुप्रथाएं हैं आज भी चली, यानी जो इस्लामिक शरीयत में उसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता है, लेकिन चूंकि वो एक कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड होकर के वो तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन इसके खिलाफ कभी वो आते नहीं। लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा, इसे दहेज एक जो है, दहेज इतनी बड़ी समस्या है। मुस्लिम लॉ, मुस्लिम मैरिज में आप जाएंगे तो वहाँ डॉवर का कॉन्सेप्ट है ना, मेहर का कॉन्सेप्ट है, जहाँ लड़की को अधिकार दिया गया है, मतलब लड़के की जिम्मेदारी है कि लड़की को शादी से मतलब शादी के वक्त ये मेहर एक मुकर्रर की जाती है। अब मेहर की जगह यहाँ पर जहेज प्रथा हो गई, तो ये कहीं ना कहीं मेजॉरिटी कम्युनिटी से अडॉप्ट किया ना, वहां पर हम बिल्कुल नहीं शोर मचाते। लड़की को प्रॉपर्टी राइट दिया गया है, शेयर दिया गया है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड हो, चाहे वो इमूवेबल हो, चाहे मूवेबल, हर तरीके का शेयर दिया गया है। लेकिन वहां पर हम कस्टमरी लॉ को फॉलो करते हैं, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का है कि लड़के को ही सारे अधिकार दिए गए हैं, लड़कियों को जहेज दे रहे हैं। तो उस जगह पर हम बिल्कुल शोरगुल नहीं करते, हम कुछ भी नहीं करते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो पावर डायनेमिक्स को इन्फ्लुएंस करता है। अगर प्रॉपर्टी में आप राइट देंगे लड़कियों को, तो वो पावर डायनेमिक्स जो होगा वो इक्वल होगा। जब पावर डायनेमिक्स घर का इक्वल होगा तो पैट्रियार्की अपने आप खत्म हो जाएगी। वहां हम क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करते हैं। हम उन प्रोग्रेसिव चीजों को, उन जो मतलब कि एक अच्छी गुड प्रैक्टिसेस है मुस्लिम कम्युनिटी को,
उसको बिल्कुल हम नहीं उस पर बात करते, और हम वो जो 2-3 प्रॉब्लमेटिक एरिया है हमेशा उसी में अटके रहते हैं। पहले तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए ना कि क्या है ड्राफ्ट बिल, क्या है वो आ रहा है तो क्या होगा, क्या उसका मसौदा होगा, क्या तमाम रिलीजन से अच्छी अच्छी चीजें लेकर की गई। और फिर बहुत सारी इस्लामिक कंट्री है जैसे कि मिस्र में हुआ, इवन पाकिस्तान में, अफगानिस्तान, मोरक्को, बांग्लादेश, बहुत सारी। दरअसल ये जो जहां जहां चेंजेस आए ना, उसको थोड़ा सा हम इस्लामिक लॉ के हिसाब से भी क्योंकि मैम तो ये एक जहां चीज हनफी लॉ था, हाँ एक चीज जो आपने इन मुल्कों का जिक्र किया, यही मतलब ये भी इस्लामिक कंट्री हैं, लेकिन ट्रिपल तलाक का जब मुद्दा उठा तो ट्रिपल तलाक के नाम पे ये भी उस वक्त भी ये कहा जाने लगा था कि ये जो है आइडेंटिफिकेशन पे एक तरीके से अटैक है, ये ट्रिपल तलाक सरकार खत्म कर रही है। जबकि ट्रिपल तलाक आपने किसी को भी फोन उठा करके कह दिया कि तलाक 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 और वो तलाक हो गया, जबकि इस्लाम में भी ये तलाक की बिद्दत है और इस प्रैक्टिस को लोग फॉलो कर रहे हैं। और ये सारी चीजें जो आपने जिन देशों के नाम लिए वहां पे भी ये सारी चीजें नहीं है। तो मैं वही बार बार कह रहा हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे आप ऐसे उछल करके सामने लेवल के हिसाब से हम असल में वो ये है कि हमने मजहब को इस तरीके से इंटरप्रेट किया कि हम खुद कहाँ कंफर्टेबल हैं, कहाँ पर हम पैट्रियार्की को मतलब एक तरह से जो पितृसत्ता है उसको चला सकते हैं। उस तरीके से हमने धर्म को अपने सुविधा के हिसाब से बदला या उसको किया। तो उसको थोड़ा सा रीथिंक करने की जरूरत है मुस्लिम कम्युनिटी को भी, और दूसरी मुस्लिम कम्युनिटी को हमें तो लगता है वेट करने की जरूरत है बजाय इसके कि शोर करने की। पहले वो ड्राफ्ट बिल आया तो मैं तो पूरी श्योर 100% 200% श्योर हूँ कि इस्लामिक लॉ के बियॉन्ड कोई चीज आ ही नहीं सकती है। चाहे वो प्रॉपर्टी में राइट देने की बात है, मैरिज में इक्वालिटी के राइट है, डिवोर्स की दूसरी जगह तो डिवोर्स परमिशेबल ही नहीं थी ना। डिवोर्स का कॉन्सेप्ट हर रिलीजियस कम्युनिटी ने लिया कि नहीं, तो ये कहां से लिया गया? कहीं ना कहीं ये शरीयत लॉ से ही तो बोरो किया है ये कॉन्सेप्ट पूरा। जो औरत को एक लीगल एंटिटी के फॉर्म में इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट 1000 साल पहले इस्लाम ने उसको एक्नॉलेज किया, दूसरी कम्युनिटी में नहीं थी। दूसरी कम्युनिटी में सेकंड क्लास में उसकी उस तरीके से आती थी। इवन जो प्रोग्रेसिव कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, वहां भी औरत एक लीगल एंटिटी नहीं फॉर्म कंसिडर की जाती थी 19th सेंचुरी तक, लेकिन उसको माना जा रहा है कि नहीं अब लीगल एंटिटी। तो वो सारी चीजें बोरो की गई हैं। जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वीमेंस राइट्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस्लामिक लॉ से बोरो की गई। तो हमें अभी इंतजार करना चाहिए उस ड्राफ्ट बिल का। बेशक अगर मांगे तो मुस्लिम कम्युनिटी को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और अपने भी राय मशवरा देना चाहिए, बजाय इसके कि इंटॉलरेंट होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल कि मैम आपको लगता है कि यूसीसी की जरूरत है देश को? एज ए मुस्लिम बात करें तो हमें लगता है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यूसीसी लाइए कुछ भी लाइए, लेकिन जो दूसरी कम्युनिटी मुझे लगता है वहां बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी इससे, क्योंकि जो मतलब मेजॉरिटी कम्युनिटी है या मतलब हम सिस्टम देश की ही बात करें, हमारे देश में इतनी वेरिएशन है ना, इतनी वैरायटी है, ट्राइबल कम्युनिटी है, कास्ट बेस हमारे यहाँ बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं, हमारे रीजन बेस्ड प्रैक्टिस। एक गांव से दूसरे गांव में जाइए, लैंग्वेज बदल जाती है, कल्चर बदल जाता है, तो उसको उन सबको एक धागे में हम कैसे पिरोएंगे? एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत ही टफ टास्क है, इसको कैसे कंप्लीट किया जाएगा ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और बेशक इसको जो हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं उस पर वो जरूर इन सारे पहलुओं पर ध्यान देंगे, बट एज ए मुस्लिम को नहीं इसमें बोधर करने की जरूरत, उनको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि विमेंस राइट्स की बात आती है तो हमें उन पॉजिटिव चीजों को हाईलाइट करना चाहिए। हमें अपनी तमाम पॉजिटिव चीजों ताकि दूसरी कम्युनिटी को भी सेंसिटाइज कर सकें कि सिर्फ इस्लाम का मतलब तलाक या हलाला ही नहीं है, मुस्लिम औरत का मतलब है मुस्लिम औरतों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं। जो लाइक आप बच्चे की बात करते हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव लॉ जो मुस्लिम लॉ में है, जो दूसरी उसमें नहीं है, कि ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ वेडलॉक होते हैं उनको आप बास्टर्ड चाइल्ड की कैटेगरी में करते हैं, बट इस्लामिक लॉ उसकी मैटरनिटी राइट को एक्नॉलेज करता है, उसको शेयर की बात करता है। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चे की कोई गलती नहीं, उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें उन्हें हाईलाइट करने की हमें जरूरत है इस्लामिक लॉ में, बजाय इसके कि हम बहुत परेशान हो जाएं और नेसेसरी कम वो करें कि ठीक है वक्त के साथ चेंज होना चाहिए। चलिए तो हमें लगता है ये रिफॉर्म फॉर्म ही आएगा सिर्फ। चलिए, कुल मिलाकर के कहने का मतलब यह है कि यूसीसी को लेकर के जिस तरीके से एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि खास करके ये आ जाने से मुसलमान कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित होगी, तो ये बिल्कुल ये अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई ऐसा ड्राफ्ट
आया ही नहीं है, जब सारी चीजें क्लियर ही नहीं है, इससे पहले इस तरीके का एक माहौल क्रिएट करना कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एंगल भी इसके सामने आ जाता है। इसलिए मुसलमानों को भी चाहिए कि अभी ये देखे सारी चीजें, इससे पहले ही आप हो हवा ना बनाएं और इस कानून को लेकर के ज्यादा आप भी टेंशन में ना रहें। और जो भी आएगा वो सभी धर्मों के जो भी अधिकार हैं उसको सामने रखते हुए ही सारी चीजें अप्लाई की जाएंगी। और यूसीसी पे हमारे साथ मैम ने बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।